नमस्कार, सभी को राम राम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरुकुल एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं काव्य प्रयोजन क्या है। विभिन्न आचार्यों के मत के अनुसार भी हम काव्य प्रयोजन को देखेंगे, इसके अर्थ को और स्वरूप को भी देखेंगे। इस लेक्चर में मैं कुछ मेन पॉइंट्स पे बताऊंगी, उसको वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। साथ ही काव्य से रिलेटेड मैंने कुछ और भी वीडियोज़ बनाए हैं, उसको भी जाकर इस वीडियो के बाद में आप जाकर उसे देख सकते हैं। और साथ ही आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हम लोग शुरू करते हैं। काव्य प्रयोजन क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं। मानव की प्रतिकृति प्रेरणा का परिणाम तथा किसी प्रयोजन का वरदान हुआ करती है। अतः काव्य अथवा साहित्य की रचना में भी प्रयोजन की स्वीकार्यता है। भारतीय आचार्यों ने जीवन के जो लक्ष्य स्वीकार किए हैं, काव्य के प्रयोजन में उनकी गणना की है। इसको समझ लेते हैं तब आगे बढ़ेंगे। मनुष्य वैसे हर काम को करने के लिए उसका कोई ना कोई उद्देश्य सेट रहता है। वो कुछ भी काम करेगा तो उसके पीछे उसका कोई मतलब रहता है। कोई भी कार्य बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी मतलब के नहीं होता। तब यह मानव के द्वारा रचित काव्य कृतियाँ जो होती हैं वह बिना उद्देश्य के कैसे हो सकती हैं। मानव द्वारा रचित सभी पुस्तकें, सभी रचनाएं होती हैं, उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं। आगे परिभाषा को देखते हैं। परिभाषा में ये कहा गया है कि साहित्य या काव्य की रचना करने के पीछे रचनाकार का उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को ही प्रयोजन कहते हैं। वैसे प्रयोजन का अर्थ यहाँ पे उद्देश्य है। और परिभाषा को समझते हैं। जैसे कोई रचनाकार जब भी अपनी अपनी रचना का सृजन करता है तब उस रचना के पीछे उसका कोई ना कोई उद्देश्य, लक्ष्य छिपा रहता है। जैसे कोई धन के लिए लिखता है तो कोई यश के लिए, कोई लोक मंगल के लिए लिखता है। आदि आदि कारणों से काव्य लिखे जाते हैं। उदाहरण आप लिख सकते हैं तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस, जो कि केवल लोक मंगल के लिए ही लिखा गया। किसी रचना की प्रेरणा चाहे कुछ भी हो, किंतु उसकी सर्जना का प्रयोजन प्रायः व्यक्त और स्पष्ट होता है। जैसे मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र भावना जगाने के लिए लिखा करते हैं। प्रयोजन को ही साहित्य का उद्देश्य या प्रतिपाद्य भी कहा जाता है। आगे हम देखेंगे कुछ आचार्यों के द्वारा काव्य प्रयोजन। तो संस्कृत आचार्यों के द्वारा पहले देखते हैं। भरत मुनि कहते हैं, धर्म्य यशिष्यामायुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्यमेतद भविष्यति। यह नाट्य काव्य के लेखक जो कि भरत मुनि हैं, वो 6 प्रकार के प्रयोजन बताए हैं। पहला हो गया धर्म, दूसरा यश, तीसरा आयु, आयु मतलब कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी, चौथा हित, पांचवा बुद्धि का विकास और छठा लौकिक ज्ञान। आगे देखते हैं मम्मट के अनुसार। मम्मट कहते हैं, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विधे शिवेत रक्षतये सद्य परनिर्वृतये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। यहाँ आचार्य मम्मट के अनुसार जो प्रयोजन बताए गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने जो प्रयोजन बताए हैं वह लगभग सभी आचार्यों ने बताया है और सभी को मम्मट आचार्य ने सभी को एक साथ समेटकर अपने विचारों में कहा है। तो आचार्य मम्मट के द्वारा दिया गया प्रयोजन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संस्कृत आचार्यों ने भी इस पर ध्यान दिया, हिंदी आचार्यों ने ही इसी पर फोकस किया है और पाश्चात्य आचार्यों ने भी इसी पर फोकस किया है और बताया भी है। तो आचार्य मम्मट का आप लोग प्रयोजन याद रखिए। तो मम्मट यहाँ पे 6 प्रकार के प्रयोजन बताते हैं। पहला है यश। यश कीर्ति पाने की इच्छा सभी को होती है, काव्यकारों को भी होती होगी। इसमें यश प्रयोजन में 2 प्रकार के पक्ष होते हैं। पहला पक्ष होता है स्वपक्ष, दूसरा पर पक्ष होता है। स्वपक्ष में स्वयं की कीर्ति फैले, यश फैले, ऐसा उद्देश्य होता है। वहीं पर देखिए अगर पर पक्ष में, तो पर पक्ष में रचनाकार रचना के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति का यश फैलाना चाहता है। उसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति का, जिसका यशोगान कर रहा है, उसका यश और कीर्ति फैलाना उद्देश्य होता है। स्वपक्ष, परपक्ष दोनों यश के अंतर्गत ही आते हैं। कालिदास ने रचना लिखा, उससे उनकी कीर्ति फैलती है। और वैसे ही चंद्रबरदाई को देखें, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखे तो उसमें पृथ्वीराज का कीर्ति फैलता है। तो यश के अंतर्गत कीर्ति और यश फैलाने का उद्देश्य छिपा रहता है। दूसरा प्रयोजन है अर्थ। अब अर्थ को देखते हैं। हिंदी में बिहारी के बारे में तो सभी जानते हैं। बिहारी को राजा जय सिंह हर एक दोहे पर अशर्फी दिया करते थे।
वैसे दरबारी कवियों का साहित्य इसी प्रकार का है। अंग्रेजी उपन्यासकार स्कॉट ने भी ऋण चुकाने के लिए उपन्यास लिखे। अर्थ के उद्देश्य से ही प्रेमचंद भी फिल्म इंडस्ट्री में गए थे। आज आधुनिक युग में प्रयोजन यह प्रधान है। अगर आज आधुनिक युग की बात करें तो आज कवि का रचना लिखते हैं या रचना करते हैं तो उनके पीछे धन कमाने की उनकी इच्छा होती है, धन अर्जित करने का उद्देश्य होता है, उसे ही यहाँ अर्थ कहा गया है। तीसरा है व्यवहार ज्ञान। मम्मट ने व्यवहार ज्ञान की शिक्षा को भी काव्य का प्रयोजन माना है, जैसे पंचतंत्र, हितोपदेश, श्रीमद् भगवद गीता, अर्थशास्त्र, ये सभी से व्यवहार ज्ञान कुछ शिक्षा मिलता है, कुछ वैल्यू होते हैं इसके। अब वह वैल्यू मोरल जो होता है, मोरल वैल्यूज़ हमें सीखने को मिलते हैं। छोटे से बड़ों का व्यवहार कैसा होना चाहिए यह सिखाना भी साहित्य का ही काम है। अर्थात कहा जा सकता है कि व्यवहार ज्ञान, नैतिक मूल्य आदि सिखाना भी साहित्य का उद्देश्य है। मम्मट के अनुसार चौथा प्रयोजन है सीवित रक्षतय, अर्थात अमंगल का नाश। भक्ति काल में सूरदास, तुलसीदास, कबीर लोक मंगल के लिए लिखते रहे, भागवत भक्ति के लिए रचना करते रहे। और वहीं देखिए रीतिकाल में भूषण ने मुगलों के अनिष्ट शासन के दमन तथा दुष्ट शासन के विरोध में रचनाएं लिखीं। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध उनके अन्याय से मुक्ति के लिए क्रांतिकारी काव्य का भी सृजन हुआ। जैसे तुलसीदास ने बाहों की पीड़ा के लिए हनुमान बाहुक लिखा। और माना भी जाता है कि कविता से अमंगल का नाश होता है। यह विश्वास बहुत पुराना है। जैसे रौद्र स्तोत्र लिखे जाते हैं, दुर्गा सप्तशती, हनुमान चालीसा, रामचरितमानस, और राष्ट्र को लेकर भी बहुत सारे हैं जो राष्ट्र के विरोधी तत्वों को अनिष्ट करने के लिए लिखे जाते हैं। भक्ति काल में जाति पाति का विरोध भी कबीर ने किया था। तो सभी प्रकार के अमंगल अनिष्टों का नाश के लिए भी रचनाएं लिखी जाती हैं। तो काव्य लिखने के पीछे भी यह एक बड़ा उद्देश्य है। मम्मट के अनुसार पांचवा प्रयोजन है सत्य पर निर्वृतय, अर्थात तत्काल दुखों का नाश हो और आनंद की प्राप्ति हो। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में नाटक या काव्य का प्राण रस को माना है। भरत मुनि ने कहा है, मेरे द्वारा रचित नाट्य दुख से पीड़ित, थके मांदे, शोक संतप्त, असहाय लोगों के लिए समय पर विश्रांति प्रदान करने वाला है। इस प्रयोजन के अंतर्गत उच्च कोटि की आनंद प्राप्ति होती है। इसे सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। इस आनंद को ब्रह्मानंद सहोदर भी कहा जाता है। कष्टों से भरे जीवन में आनंद का अनुभव इसका उद्देश्य होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि काव्य प्रयोजन के अंतर्गत एक उद्देश्य यह भी होता है कि पाठक को आनंद की अनुभूति कराई जाए। मम्मट के अनुसार सबसे अंतिम है कांता समेत उपदेश। उपदेश वैसे 3 शैलियों में होती हैं। पहला है प्रभु समेत, दूसरा सहृदय समेत और तीसरा है कांता समेत। कांता अर्थात पत्नी। मधुर वचनों से जिस प्रकार पत्नी मार्ग पर ले आती है, उसी प्रकार रचनाकार भी काव्य की मधुरता और ध्वनि के सहारे पाठकों को आदर्श मार्ग पर ले आता है। जैसे बिहारी ने राजा जयसिंह से कहा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ विंध्य, आगे कौन हवाल। और राजा जयसिंह बिहारी के इन्हीं उपदेशों के कारण फिर से राजकार्य में जुट गए थे। इस तरह से 6 प्रयोजन बताए गए हैं मम्मट के अनुसार। आगे देखते हैं हिंदी आचार्यों के द्वारा। हिंदी आचार्यों में रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापना है। शुक्ल जी के अनुसार कविता का मूल प्रयोजन लोक मंगल की साधनावस्था स्थापित करना है। मैथिली शरण गुप्त आगे कहते हैं, मानते हैं जो कला को कला के अर्थ ही, स्वार्थ नहीं करते कला को व्यर्थ ही। कवि ने काव्य प्रयोजन केवल स्वार्थ पूर्ति के साधन तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि परमार्थ और लोकहित की साधना को भी स्वीकार किया है। इसके अलावा कथा सम्राट प्रेमचंद ने विवेक की जागृति करना ही काव्य का उद्देश्य माना है। आगे बात करें पाश्चात्य विद्वानों की, तो पाश्चात्य विद्वानों ने काव्य या साहित्य के प्रयोजन की स्वतंत्र चर्चा नहीं की है। उन्होंने ललित कलाओं के अंतर्गत ही काव्य को रखकर सिरस्थ कला माना है, अर्थात कलाओं में शीर्ष स्थान दिया है काव्य को। कला के प्रयोजन को लेकर पाश्चात्य साहित्य में अनेक मतभेद प्रचलित हुए हैं। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं, जैसे आनंद की प्राप्ति, कला सेवा के लिए, मानवता सेवा के लिए और मनोरंजन के लिए। कला आत्म साक्षात्कार के लिए, जीवन को समझना और उसे चित्रित करना कलाकार का ध्येय होता है, अर्थात उद्देश्य होता है। मैथ्यू आर्नल्ड ने जीवन की आलोचना को
प्रयोजन माना है अर्थात जीवन की समीक्षा, जीवन का साक्षात्कार। प्लेटो ने लोकमंगल सिद्धांत के सहित शिक्षा या फिर ज्ञान अर्जन और साथ ही आनंद को भी प्रमुख प्रयोजन माना है। हमने पढ़ा कि जो काव्य लिखते हैं, साहित्य लिखते हैं, वो किस उद्देश्य से साहित्य लिखते हैं। और ये प्रश्न भी उठता है कि पाठक क्यों वह साहित्य पढ़ते हैं, पाठक का क्या उद्देश्य होता है। तो पाठक का यहाँ पे दो मुख्य उद्देश्य होता है। पहला तो आनंद प्राप्ति करना और दूसरा ज्ञान की वृद्धि करना, अपने ज्ञान को बढ़ाना। इस प्रकार हमने काव्य प्रयोजन को देखा, विभिन्न आचार्यों के मत भी देखे हैं। सभी आचार्यों में आचार्य मम्मट का प्रयोजन महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने सभी उद्देश्यों को एक साथ समेट दिया है। आचार्य मम्मट ने यश को भी शामिल किया, धन, व्यवहार, ज्ञान, सीवेत रक्षतये अर्थात कविता से अमंगल का नाश हो, सद्य पर निर्वृतये तत्काल दुख का नाश हो और आनंद की प्राप्ति हो, साथ ही कांता समेत उपदेश अर्थात मधुर वचनों द्वारा पाठकों को सद्मार्ग पर लाना, इन सभी प्रयोजन, सभी उद्देश्यों को शामिल किया है। अंत में बात करें पाश्चात्य काव्यशास्त्र की या फिर भारतीय काव्यशास्त्र की, सभी ने पहला उद्देश्य लोकमंगल की भावना बताया है, मानवता का विकास बताया है, मनुष्यता का विकास बताया है, जिसमें मानव के प्रति गहरे सामाजिक सरोकार हों। हम वीडियो के अंत में आ गए हैं। वीडियो को लेकर कोई सुझाव हो कमेंट में लिखें, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर से नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।